स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। EM वेव है ना, फुल फॉर्म है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए वेव होती क्या है। अभी कल जो जहां से मैंने कल पढ़ाया था वो आपको याद है ना। यस सर। वो बेटा कल समय कम था इसीलिए बीच में से उठा दिया था, है ना। अब शुरू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सुनिए वेव क्या होता है बताइए। वेव एक तरह का डिस्टरबेंस होता है जिसमें एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होते हैं बिना किसी पार्टिकल अपनी प्लेस को छोड़े। ठीक है, देखो वेव एक डिस्टरबेंस है ना, जिसमें एनर्जी का एंड मोमेंटम का ट्रांसफर हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। ठीक है ना। इसमें मीडियम के जो भी पार्टिकल अगर मीडियम में हो रहा है, मैटर में हो रहा है, भी किसी में भी हो रहा है, उसमें मीडियम का कोई भी पार्टिकल अपना स्थान नहीं छोड़ता है। केवल अपने स्थान पर क्या कर सकते हैं, मीडियम के पार्टिकल बाइवेट कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं, लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ते, अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। और एनर्जी का या मोमेंटम का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर होता है, तो उस डिस्टरबेंस को हम क्या बोल देते हैं, वेव, है ना। वेव एक डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस में मतलब क्या होता है, डिस्टरबेंस का मतलब क्या है ना। तो डिस्टरबेंस का मतलब है जो टाइम डिपेंडेंट हो, जो कैसा हो, टाइम डिपेंडेंट। जैसे अगर कोई क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है, चेंज हो रही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टरबेंस हो सकता है ना। यस सर। 11th में हम मोस्टली जब क्वेश्चन पढ़ते थे, वेव की क्वेश्चन पढ़ते थे, y बराबर a sin ओमेगा t, ऐसे पढ़ते थे कि नहीं। यस सर। तो सब उसमें डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट ही लेके चलते थे हम, ठीक है। तो इसमें जरा समझिए डिस्टरबेंस क्या है, जिसमें कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी करे, वो एक डिस्टरबेंस है। जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर क्या होता है, टाइम के साथ वेरी करता है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। तो यहाँ पे भी किसका ऑसिलेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टरबेंस हो सकता है ना। पावर अगर टाइम के साथ वेरी कर रही है तो पावर एक डिस्टरबेंस हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक टाइम के साथ वेरी कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक डिस्टरबेंस हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ वेरी कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक डिस्टरबेंस हो सकता है। मतलब जो कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी करती है तो एक डिस्टरबेंस हो सकता है। तो डिस्टरबेंस का मतलब समझ में आया आपको। जैसे अभी मैं और भी बताऊंगा डिस्टरबेंस का मतलब। डिस्टरबेंस समझ में आ रहा है, वेव एक डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस मतलब हलचल है ना, जिसमें एनर्जी या फिर मोमेंटम का ट्रांसफर एक प्लेस पर हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हो, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, उसको हम बोलते हैं वेव। जैसे अब वेव कितने टाइप्स की होती हैं, हमने 11th में थोड़ा सा स्टडी कर लेते। वेव कितने टाइप्स की होती है भाई, 2 टाइप्स की। 2 की नहीं 3 टाइप की बेटा। एक तो हमने पढ़ी मैकेनिकल वेव, है ना। एक हमने पढ़ी, ज्यादा तरह से हम ये समझते हैं कि 2 टाइप की है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक मैकेनिकल वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक और तो होती है डी ब्रॉगली वेव। यस सर। डी ब्रॉगली वेव्स भूल गए, मैटर वेव, यस। मूविंग मटेरियल पार्टिकल समटाइम बिहेव एज अ वेव, याद आया। यस सर। यस सर। ये मैटर वेव ना तो मैकेनिकल वेव्स होती हैं और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, पढ़ा है ना हमने। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम मैकेनिकल वेव की बात कर लें, ये मैकेनिकल वेव क्या है, थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। पढ़ना तो हमें ये है मैकेनिकल वेव क्या है। तो देखो ऐसी वेव जिसे प्रोपगेट करने के लिए, जिसे ट्रेवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की। मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो मैकेनिकल वेव होती है। जैसे इसका एक और नाम होता है इलास्टिक वेव। क्या नाम होता है,
इलास्टिक वेव। इसका नाम इलास्टिक वेव क्यों रखा, इसका नाम मैकेनिकल वेव क्यों रखा? तो हमने डेफिनेशन तो ये दे दी कि ऐसी वेव जिसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, उस वेव को हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। और मैकेनिकल वेव में मीडियम का कोई भी पार्टिकल अपना स्थान नहीं छोड़ता है, फिर भी एनर्जी का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हो जाता है, तो इसी को बोल रहे हैं वेव, मैकेनिकल वेव। इसका नाम मैकेनिकल वेव क्यों रखा? तो देखो मैकेनिकल मतलब इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हाफ काइनेटिक एनर्जी होती है और हाफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैकेनिकल वेव, वेव किसे कह रहे हैं? जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हो, वो वेव है। तो कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है इसमें? मीडियम के पार्टिकल के द्वारा। मीडियम का कोई भी पार्टिकल अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, केवल अपने स्थान पर वाइब्रेट करता रहेगा, और इसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, वो वेव मैकेनिकल वेव। तो कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वेव इसमें, मैकेनिकल वेव में? हाफ काइनेटिक एनर्जी और हाफ पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है मैकेनिकल वेव। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी याद है आपको, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को क्या बोलते हैं हम? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो आधी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और आधी पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए इसका नाम मैकेनिकल वेव रखा गया। सर इलास्टिक वेव क्यों कह रहे हैं? जानते हो मैकेनिकल वेव क्या सभी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, ऑल मीडियम में प्रोपगेट कर सकती है? तो नहीं। नो सर। मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए एक ऐसे मीडियम की जरूरत होती है जिसकी डेंसिटी बहुत कम हो और इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा हो और इनर्शिया भी ज्यादा हो, है ना? फ्रिक्शन कम हो, फ्रिक्शन कम हो, फ्रिक्शन कम हो। ये हम पीछे पढ़ते थे कि मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए कैसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मीडियम होना चाहिए जिसमें मैकेनिकल वेव ट्रेवल कर सकती हैं, वो ऐसे मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं जिसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी वेरी हाई हो, है ना, एंड डेंसिटी बहुत कम हो, इनर्शिया ज्यादा हो, एंड फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो, तो उसमें आपकी मैकेनिकल वेव ट्रेवल कर सकती हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया इलास्टिक वेव। जिस मीडियम में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होगी, वो भी हाई, इसीलिए इसको रखा गया है इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे लें, वेव इन स्ट्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग, है ना, वेव इन स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग में तुमने देखा हो कि जब ये एक हमने रिजिड सपोर्ट ले लिया ऐसे, है ना, और इसमें एक स्ट्रिंग बांध ली हमने ऐसे, तो ये स्ट्रिंग के पार्टिकल हैं, ये स्ट्रिंग के पार्टिकल्स, ये स्ट्रिंग के पार्टिकल है। अभी मान लो ये इनिशियली कैसे हैं, रेस्ट में है, ये स्ट्रिंग के पार्टिकल है इनिशियली रेस्ट में। तो देखो डिस्टरबेंस हमें क्रिएट करना पड़ता है मीडियम में, है ना। अब मीडियम कौन है यहाँ? स्ट्रिंग। यहाँ मीडियम कौन है? स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग्स में क्या करना चाहते हैं? डिस्टरबेंस पैदा करेंगे। सर कैसे? इस एंड को पकड़ेंगे, यहाँ से दीवार से बांध दिया है, और इस स्ट्रिंग में एक जर्क दे देंगे, ऐसे झटका दे देंगे। जब इसमें झटका देखें, बंदे को झटका देते रहें, तो ये ऐसे 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 लहरती रहती है स्ट्रिंग, है ना। लेकिन एक बार जर्क दें, देखो ये क्या होता है कि जैसे ही हम एक बार जर्क देंगे, तो जर्क देने से क्या होता है कि ये ऐसे जाता है। तो देखो स्लो मोशन में देख रहे हैं, फास्ट में देख रहे हैं, अगर फास्ट में देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे ऐसे। फास्ट में देखा तो ऐसे दिखाई देगा आपको, है ना। एक रस्सी में ऐसे झटका दिया तो आपको ये लहरती हुई दिखाई देगी इस तरह से। लेकिन अगर इसे स्लो मोशन में देखें, बहुत स्लो मोशन में देखें, तो आपको स्लो मोशन में कैसे दिखाई देगा? एक जर्क दिया, ओनली वन, एक बार झटका दिया ओनली, तो ये वाला पार्टिकल जो है ये किधर पहुंच गया? ऊपर वाइब्रेट करके ऊपर गया है, नीचे आया है? ऊपर चला गया। ऊपर गया। ये वाला पार्टिकल ऊपर चला गया, तो ये पार्टिकल ऊपर गया। आफ्टर सम टाइम बाद अगली स्टेज, देखो एक स्टेज ये हो गई, आगे वाली स्टेज में क्या होगा कि ये वाला ही जर्क, हमने ओनली वन जर्क दिया, एक बार झटका दे दिया बस, तो यही वाला जर्क हमें क्या दिखाई देगा? यहां दिखाई देगा ऐसे। ये वाला जर्क हमें दिखाई दिया ऐसे, यही वाला जर्क। तो देखो ये वाला पार्टिकल किधर आ गया है? नीचे चला गया। तो देखो ये वाला जो जर्क था, जो ऊपर की तरफ गया ऐसे, ये अब यही वाला जर्क नीचे आ गया है,
देखो ये वाली चीज यहाँ आ गई, तो ये ट्रेवल करी कि नहीं? यस Yes, सर। sir. किधर ट्रेवल कर रही है? ऐसा नहीं कि ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया है। मैंने स्टेज नंबर 2 दिखाई है, ये यहाँ होना चाहिए, इसी जगह होना चाहिए, इसी जगह पर। ये चीज यहाँ से यहाँ दिखाई देनी चाहिए थी, ये चीज यहाँ से यहाँ, लेकिन स्टेज दिखा रहा हूँ, स्टेज 1 स्टेज 2, है ना? तो एक ही जगह पे ना दिखा के नीचे दिखाते जा रहा हूँ, लेकिन उसी स्ट्रिंग के अंदर हो रहा है। स्ट्रिंग एक ही है, 3 4 नहीं है, ठीक है? Yes, Yes. sir. तो ये वाला पार्टिकल यहाँ आया, पार्टिकल तो नीचे पहुंच गया वाइब्रेट करके, सेकंड वाला पार्टिकल, लेकिन जो जर्क है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से आगे बढ़ गया। तो ये जो डिस्टरबेंस है, जो डिस्टरबेंस इसी को बोल रहे हैं, ये आगे बढ़ रहा है। और वो क्या कैरी कर रहा है? एनर्जी। यहाँ पे था, यहाँ पे आया, तो आगे गया कि नहीं वो? Yes, sir. फिर आफ्टर सम टाइम अगली स्टेज में क्या होगा? यही वाला जर्क देखो पीछे से सीधा होता जाएगा, और ये वाला जर्क अब यहाँ आ जाएगा ऐसे। देखो पार्टिकल कैसा गया? ऊपर वाइब्रेट किया। Yes, sir. तो देखो इस तरह से ये जर्क आगे बढ़ता है, और हमें ये सडनली अगर फास्ट देखते हैं तो हमने झटका दिया, तो ये चीज यहाँ पे दिखाई देगी, फिर यही वाली चीज हमें यहाँ दिखाई देगी, ये पीछे से सीधी हो जाएगी, फिर यही वाली चीज हमें यहाँ दिखाई देगी, इधर से सीधी हो जाएगी। अगर हम यही चीज आगे देखें तो यही चीज हमें नीचे दिखाई देगी और इधर से सीधी हो जाएगी, फिर यही चीज हमें आगे दिखाई देगी और ये सीधी हो जाएगी, यही चीज हमें यहाँ दिखाई देगी और ये फिर सीधी हो जाएगी। तो ये जो जर्क है ऊपर नीचे, देखो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंच के, दिख रहा है? Yes sir. Yes, sir. तो ये जो ट्रेवल कर रहा है डिस्टरबेंस, इसमें डिस्टरबेंस क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। चेंज क्या हो रहा है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। जब पार्टिकल यहाँ था, फिर ये यहाँ से यहाँ पे था इनिशियल पोजीशन, यहाँ से इतना डिस्प्लेस हुआ ऊपर, है ना? ये ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है। तो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में वेरी कर, इसका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? एवरी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जब झटका देंगे तो एवरी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पोजीशन, ये इसी पार्टिकल की फाइनल पोजीशन, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे कि नहीं? Yes sir. Yes तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है। अगर ये रस्सी ऐसे आती है तो ये ऐसे लहरती रहती है, ऐसी रस्सी स्ट्रिंग, अगर हम जर्क देते रहें, झटका देते रहें पीछे से, तो ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ, हर एक पार्टिकल, इसी वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हर टाइम के साथ वेरी करेगा, अपने आप चेंज होगा। तो यही तो डिस्टरबेंस है। ये क्या है? एक डिस्टरबेंस है जो कि आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? Yes sir. Yes sir. और किसके द्वारा आगे बढ़ रहा है? मटेरियल वो स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग के पार्टिकल के द्वारा। Yes sir. क्या स्ट्रिंग का कोई भी पार्टिकल अपना स्थान छोड़ रहा है? No sir. No sir. स्ट्रिंग का कोई भी पार्टिकल अपने स्थान नहीं छोड़ रहा, लेकिन स्ट्रिंग के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। Yes sir. तो स्ट्रिंग का एवरी पार्टिकल अपने स्थान पर ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन कोई भी स्थान नहीं छोड़ रहा। और ये जो जर्क है, जिसे जर्क कह सकते हो, डिस्टरबेंस कह सकते हो, ये आगे ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टरबेंस आगे जो ट्रेवल कर रहा है उसी को तो वेव बोल रहे हैं। तो इसमें वेव हम ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रिंग्स में जो वेव है वो आपकी ऐसे ट्रेवल कर रही है स्ट्रिंग में। ये प्रोपगेशन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स हो गई। और इसमें जो स्ट्रिंग के पार्टिकल हैं ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं ऊपर नीचे। तो ये तो वेव के ट्रेवल करने के ये वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हैं। स्ट्रिंग के पार्टिकल के जो वाइब्रेशंस हैं ऊपर नीचे, वो वेव के ट्रेवल करने के परपेंडिकुलर हैं या अलोंग हैं? Perpendicular. तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? Transverse wave. ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, है ना? ट्रांसवर्स नेचर कह सकते हो कि इसमें ये वेव तो कौन सी थी? मैकेनिकल वेव थी। कौन सी वेव थी? Mechanical wave. क्योंकि इस डिस्टरबेंस को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है। अगर हम यहाँ से रस्सी काट दें ऐसे, तो ये डिस्टरबेंस यहीं से यहीं तक चल पाएगा, आगे स्ट्रिंग में ट्रेवल नहीं कर पाएगा. नहीं करेगा। तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये आगे नहीं ट्रेवल कर पाएगा अगर यहाँ से स्ट्रिंग काट देंगे तो। समझ में आया? तो इसीलिए इसे ट्रेवल करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर स्ट्रिंग के पार्टिकल की रिक्वायरमेंट है। ये यही मीडियम है यहाँ पे। लेकिन मीडियम का कोई पार्टिकल, दैट मींस स्ट्रिंग का कोई भी पार्टिकल अपने स्थान नहीं छोड़ रहा, केवल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है।
और ये डिस्टरबेंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आगे बढ़ रहा है। तो ये वेव है, वो मैकेनिकल वेव है, लेकिन इसका नेचर कैसा है? ट्रांसवर्स Transverse नेचर। nature. ट्रांसवर्स नेचर है। जब भी मीडियम का पार्टिकल वेव के ट्रेवल करने के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा तो उस नेचर का नाम होगा ट्रांसवर्स नेचर। तो ये बताओ यहाँ आपने क्या चीज देखी? मैंने 3 चीजें नोटिस करी। हमने एक डिस्टरबेंस पैदा किया, ठीक है। उस डिस्टरबेंस को जब हमने पैदा किया तो वो स्ट्रिंग के पार्टिकल के द्वारा, हमने यहाँ जर्क पैदा किया, यहाँ हमने एक झटका दिया ऐसे स्ट्रिंग में, यहाँ से पकड़ा स्ट्रिंग को और ऐसे जर्क दिया। वो जो जर्क हमने पैदा किया, दैट मींस डिस्टरबेंस पैदा किया, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कोई भी पार्टिकल अपना स्थान नहीं छोड़ रहा, बट एवरी पार्टिकल अपने स्थान पर क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट oscillate कर रहे हैं। तो इसी को बोल रहे हैं हम वेव। दिस इज अ वेव। और वेव है तो ये कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है, ठीक है। ऐसे ही साउंड में जब हम साउंड बोलते हैं, साउंड वेव की बात करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो यहाँ मीडियम के पार्टिकल कौन है? एयर, है ना। ये वो क्या करते हैं? वो साउंड वेव, क्या साउंड वेव जो होती है वो कैसे चलती है? जैसे यहाँ पर ये क्या है? मीडियम के पार्टिकल है ये, दैट मीन्स ये एयर है, ये एयर है ना। अब जब मैं बोलता हूं तो क्या होता है जरा समझना। अगर मैंने इधर से साउंड वेव बोली, दैट मीन्स साउंड अपने वोकल कॉर्ड से या मुंह से साउंड ट्रेवल निकाली यहां से। तो ये साउंड ट्रेवल कैसे करती है इस मीडियम में? जरा साउंड एनर्जी है, एक डिस्टरबेंस पैदा किया हमने, तो ये डिस्टरबेंस पैदा होने से ये साउंड एनर्जी इस इन एयर पार्टिकलों को पुश करती है। तो ये जो एयर पार्टिकल्स हैं ये ऐसे वेरी क्लोज हो जाते हैं। ये एयर पार्टिकल देखो यहां से थे, ये दब जाते हैं अंदर की तरफ, तो ये कंप्रेस हो गए ऐसे ऐसे, ये कंप्रेस हुए, ये अंदर की तरफ दब गए। यहां से थे, जैसे साउंड एनर्जी इधर से आई तो ये कंप्रेस्ड हो गए। तो ये कंप्रेस्ड हुए, पहले इतने रीजन में थे, इतने रीजन में थे, ये इतने कंप्रेस्ड हो गए, इतना कंप्रेस्ड हो गए, ऐसे कंप्रेस्ड हुए। तो इस मीडियम के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी की। तो जब ये कंप्रेस्ड हुए आगे की तरफ, तो ये इलास्टिसिटी क्या होती है जानते हो? जो अपनी शेप और साइज में आई चेंज का क्या करती है? विरोध करती है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? अपोज करती है। किसी बॉडी पर अगर किसी बॉडी पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, दैट मींस उसकी शेप और साइज को चेंज करें, तो बॉडी अपने शेप और साइज में आई चेंज का क्या करती है? अपोज। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो जानते हो जैसे ही ये साउंड एनर्जी आगे ट्रेवल करती है तो ये एयर के पार्टिकल्स को धक्का देती है, तो ये एयर के पार्टिकल कंप्रेस्ड हो जाते हैं। अब इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, तो ये एयर के पार्टिकल जो होते हैं इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से अपनी शेप और साइज में आई चेंज का विरोध करते हैं, फिर ये ऐसे होते हैं। और जब ये ऐसे होते हैं तो ये पीछे की तरफ आते हैं और ये आगे की तरफ ऐसे, तो ये आगे वाले एयर के पार्टिकल को जब ये ऐसे फैलेंगे तो ये आगे वाले एयर पार्टिकल को कंप्रेस करेंगे। तो इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं। इसमें तो बनते हैं क्या? स्ट्रिंग्स में क्या बनते हैं? क्रस्ट और रब बनते हैं। लेकिन इसमें जब वेव चलती है तो ये पार्टिकल एक दूसरे को वाइब्रेट कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे वाइब्रेट ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पे पहले कंप्रेस्ड हुआ, सिकुड़ा, फिर फैलेगा, इलास्टिसिटी की वजह से फैलेगा, फिर कंप्रेस्ड होगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, ऐसे चलता है। यहाँ पे ये जब ये फैलेगा ना, ये ऐसे फैलेगा तो ये आगे वाले पार्टिकल को कंप्रेस करेगा, आगे वाले पार्टिकल कंप्रेस हो जाएंगे। पहले तो ये साउंड की वजह से कंप्रेस्ड हुए एयर के पार्टिकल ऐसे, फिर इलास्टिसिटी की वजह से ये अपनी शेप में वापस आना चाहेंगे, तो वापस आएंगे तो ये आगे वाले पार्टिकलों को, उधर के वाले पार्टिकलों को कंप्रेस करेगा, तो आगे वाले पार्टिकल कंप्रेस्ड हो जाएंगे। फिर आगे वाले जब कंप्रेस्ड हो जाएंगे तो फिर इलास्टिसिटी की वजह से फिर वो पार्टिकल क्या करेंगे? अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आना चाहेंगे। जब वापस आएंगे तो ये आगे वाले पार्टिकलों को कंप्रेस करेगा। आया? यस। इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं। और इसमें जो पार्टिकल्स हैं एयर के, वो वेव ऐसे चलती है, साउंड वेव। और इसमें जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो ऐसे, एयर के जो पार्टिकल हैं वो ऐसे आगे पीछे ऑसिलेट करते, ठीक है नहीं? यस सर। Yes, sir. तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं यहाँ ये वेव तो ट्रेवल कर रही है ये, और मीडियम का पार्टिकल दैट मींस एयर का जो पार्टिकल है ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है वेव के ट्रेवल करने के अलोंग। तो इस वेव का नेचर कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल। इसे Longitudinal. लॉन्गिट्यूडनल नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लॉन्गिट्यूडनल नेचर। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कह सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। लेकिन है कौन सी वेव ये? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव। साउंड है, साउंड वेव की बात कर रहे हैं, तो ये मैकेनिकल वेव में आता है ये भी। ठीक है, तो आपने एक चीज नोटिस करी, जो मैकेनिकल वेव्स हैं उसमें कभी भी मीडियम के पार्टिकल के द्वारा जब एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर होती है तो उसमें मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट जरूर करते हैं। यहाँ स्ट्रिंग के ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा था तो इसमें मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे थे, वाइब्रेट कर रहे थे अपने स्थान पर, अपना स्थान नहीं छोड़ रहे थे लेकिन वाइब्रेट कर रहे थे, और वेव के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे थे। जब साउंड वेव ट्रेवल कर रही थी तो उसमें एयर के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन वो वेव के ट्रेवल करने के अलॉन्ग वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन कर रहे थे। तो इसमें भी जब एनर्जी आगे बढ़ रही है, दैट मींस साउंड वेव ट्रेवल कर रही है आगे, तो इसमें मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, इसमें भी वाइब्रेशन हो रहा है, इसमें परपेंडिकुलर हो रहा है, इसमें अलॉन्ग हो रहा है। तो एक पॉइंट तो समझ में आया कि कभी भी वेव जनरेट होगी तो उसमें मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, और उस ऑसिलेशन के द्वारा ही, उस वाइब्रेशन के द्वारा ही, उस मीडियम के पार्टिकल के इस वाइब्रेशन करने की वजह से ही ये वेव एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल कर पाएगी। ये वाइब्रेशन नहीं हो ना तो ये ट्रेवल ना करे, ये वाइब्रेशन है, इसकी वजह से ही ये ट्रेवल कर रही है। जैसे इसमें स्ट्रिंग के पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं और उसके ऊपर नीचे होने की वजह से ही ये वेव आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे इसमें यहाँ पे भी ये आपके ऑसिलेट कर रहा है एयर के पार्टिकल, और उस ऑसिलेशन करने की वजह से ही ये आगे बढ़ रही है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ये तो चलो हो गई, तो ये तो हमने पहले भी पढ़ी थी। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करो तो हम बात कर रहे हैं, इसको तो हम पढ़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, इसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, नहीं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, फिर हम वापस आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहेंगे, है ना? तो सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तुमने 11th में जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो आधी और इनकम्प्लीट पढ़ी थी। 11th में हम आधा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा, है ना? क्या कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कि ऐसी वेव जिसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं, ऐसी वेव को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव। दैट मींस अगर ये वैक्यूम में भी चल सकती है, इसमें वाइब्रेट कौन करता हो, है ना? और हमने पढ़ा है कि जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसमें भी क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर ही होता है। कोई से भी वेव हो, वेव किसे कहते हैं? वेव एक डिस्टरबेंस है जिसमें एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, चाहे वो मैकेनिकल वेव हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे कोई सी भी वेव हो, उसमें ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर एनर्जी का ही होता है ना? वेव एक डिस्टरबेंस जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो इसमें कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होती है? तो इसमें ट्रांसफर कौन सी होती है भाई? हाफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है और हाफ मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी। हाफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है और हाफ मैग्नेटिक एनर्जी होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और सॉरी इस वाले में ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? ऑसिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, मीडियम ही नहीं है सर इसमें। तो ये तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, इसे मीडियम ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत ही नहीं है, तो सर यहाँ वाइब्रेट कौन करेगा? तो यहाँ वाइब्रेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं। किसके वाइब्रेशंस होते हैं? वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके वाइब्रेशंस नहीं होते? जैसे यहाँ तो मीडियम के स्ट्रिंग के पार्टिकल के वाइब्रेशन थे, यहाँ एयर के मीडियम के पार्टिकल के थ्रू ट्रेवल कर रहे थे, तो यहाँ एयर के मीडियम के पार्टिकल थे, वाइब्रेट कर रहे थे। तो सर यहाँ कौन वाइब्रेट करेगा अगर ये वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं? तो यहाँ वाइब्रेशन किसके होते हैं? वाइब्रेशन तो होने चाहिए, कोई भी वेव है उसे ट्रेवल करने के लिए क्या होना जरूरी है? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। बिना ऑसिलेशन और वाइब्रेशन के कोई भी वेव एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल नहीं कर सकती। सुनाई दे रहा है? यस सर। उसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो सर ये तो वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं, और वैक्यूम में तो वहां पर कोई पार्टिकल ही नहीं है। जैसे यहाँ स्ट्रिंग के पार्टिकल थे, यहाँ एयर के पार्टिकल थे, तो सर यहाँ तो हम ये कह रहे हैं कि वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, और वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है तो वहां पे तो कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो फिर वाइब्रेट कौन करेगा सर? तो हम कहेंगे यहाँ किसके वाइब्रेशंस होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड और किसके होते हैं? वाइब्रेशन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के।
मैग्नेटिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। वाइब्रेशन का मतलब क्या है? वाइब्रेशन का मतलब है जो टाइम के साथ वेरी करे, है ना। वाइब्रेशंस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करे। जो भी टाइम के साथ वेरी करता है वो एक डिस्टरबेंस होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, ये टाइम वेरिंग होते हैं। कैसे होते हैं? टाइम वेरिंग। टाइम वेरिंग अभी आगे बात करेंगे, अभी तो बस केवल थोड़ी सी क्या कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। मैं बता नहीं रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वो मैं बताऊंगा। मैं अभी प्रोड्यूस की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस डेफिनेशन दे रहा हूँ कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी तो स्टार्ट किया है बेटा, ठीक है ना, अभी तो स्टार्ट ही किया है। समझ में आया? पहले आपको थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस, तो वेव ट्रेवल करती है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये वेव ट्रेवल कर रही थी, यहाँ मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे तो परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे थे। यहाँ वेव ट्रेवल कर रही थी तो इसमें मीडियम का पार्टिकल अलोंग वाइब्रेट कर रहे थे। चलो सर इसमें मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करा, आपने कहा, तो फिर सर इसमें अगर वेव ईएम वेव ऐसे प्रोपगेट कर रही होगी, ये प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव है, तो सर फिर यहाँ पे इसने कहा कि इसमें मीडियम का पार्टिकल तो वाइब्रेट करते ही नहीं है। जैसे यहाँ स्ट्रिंग का पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा था ऊपर नीचे और वेव चल रही थी आगे, यहाँ पे वेव चल रही थी आगे और ये मीडियम का पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा था। आप कह रहे हो कि इसमें वेव ट्रेवल करती है मान लो आगे, तो इसमें किसके वाइब्रेशंस? मीडियम तो है ही नहीं है, तो इसमें किसके वाइब्रेशंस? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। तो सर कैसे वाइब्रेट करते हैं वो? जैसे यहाँ बताया परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, यहाँ बताया अलोंग वाइब्रेट करते हैं, यहाँ बताओ सर। इसमें तो दो वाइब्रेशंस हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है और एक मैग्नेटिक फील्ड का भी है। तो जानते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशंस, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशंस और ईएम वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। कैसे होती हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे इसमें ये एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है मान लो आपकी कौन? ईएम वेव। ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया जेड एक्सिस। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशंस होगा अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशंस होगा अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगी ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ चेंज होती रहती है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस कह रहे हैं, है ना, ये टाइम वेरिंग है। जैसे ऐसे अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा ये सब चीज कैसे ऐसे। देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन चाहिए, मैक्सिमम है मिनिमम है? मैक्सिमम वाइब्रेशन। यहाँ पर कैसा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन? कम हो गया। छोटा हो गया, यहाँ और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ जीरो ही हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है ना, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर ऐसे, पहले छोटा फिर बड़ा फिर छोटा बड़ा और बड़ा फिर मैक्सिमम हो गया। पहले सबसे छोटा फिर बढ़ता गया फिर घटता गया फिर जीरो आया कि नहीं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। तो ये चीज कैसे हुआ वो आगे समझेंगे। अभी तो बस मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे वेव में ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं मीडियम के पार्टिकल, मैकेनिकल वेव में वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं मीडियम के पार्टिकल, और वेव ट्रेवल करती है इनके वाइब्रेशन के या तो परपेंडिकुलर करती है या अलोंग करती है। ऐसी मैं जानना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो सर ये तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, तो इसमें वाइब्रेशंस किसके हैं? तो इसमें वाइब्रेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के। कैसे वाइब्रेट करते हैं? तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन, ये तीनों की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन दिखाएं तो अलोंग जेड एक्सिस होगा ऐसे, ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस होगी, है ना। आ रहा है कि नहीं? यस सर। ऐसे तो ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन और ईएम वेव के प्रोपगेट करने की डायरेक्शन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब यही जानना चाहते हैं कि सर ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशंस और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, है ना। तो इन सब के बारे में जानना चाहते हैं।
तो स्टार्ट किया इन सब के बारे में, बताया किसने था हमें, मैक्सवेल जी ने, है ना। तो इस सबको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। अभी तो बस केवल एक जानकारी दे दी, एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं। तो फिर इसमें वाइब्रेशंस किसके होंगे, तो थोड़ा सा आइडिया लगा लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस होंगे। तो इसका नेचर कैसा होगा फिर ईएम वेव का, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स। इसमें जो स्ट्रिंग का पार्टिकल है वो वेव के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है, इसमें अलोंग वाइब्रेट कर रहा है। इसमें वाइब्रेशन किसके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस भी वेव के प्रोपगेट करने के परपेंडिकुलर हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस भी वेव के ट्रेवल करने के परपेंडिकुलर हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा, ट्रांसवर्स नेचर। नेचर। ट्रांसवर्स नेचर। इसका नेचर कैसा होता है ईएम वेव का, ट्रांसवर्स नेचर होता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है। और समझ में आया था आपको यहाँ तक? यस सर। तो शुरुआत कर रहे हैं फिर हम कल वाली बात पर ही, कल वाली बात पर ही पहुंचते हैं। ये इतना पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया, इन सब चीज के बारे में जानना चाहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। थोड़ा सा आइडिया आइया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। यस सर। शुरू करते हैं अब यहाँ से। देखो मैंने जैसे कल बताया था कि ऑर्सेड एक्सपेरिमेंट आया था इसमें, मैं इसे डिटेल में नहीं बताऊंगा, कल मैं आपको इसके बारे में पूरा बता चुका हूं। ठीक है, यस सर। ऑर्सेड एक्सपेरिमेंट्स में एक साइंटिस्ट था ऑर्स्टेड, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कहा कि विदाउट मैग्नेट के, दैट मींस करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन्होंने किसी करंट कैरिंग वायर ले लिया, एक करंट कैरिंग वायर लिया ऐसे, और इसके अराउंड क्या डेवलप कर दिया इन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड। करंट से प्रोड्यूस कर दिया इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड। अब इन्हें कैसे मालूम पड़ा कि भाई यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन्होंने यहाँ क्या रख लिया था, करंट है, मैग्नेटिक नीडल। एक करंट कैरिंग वायर लिया ऐसे, करंट वायर लिया और इसके नीचे इन्होंने एक निडल रखी थी, और ये निडल अभी स्टेशनरी है, करंट नहीं फ्लो कर रहा है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जैसे इसमें करंट फ्लो कराया सर्किट कंप्लीट करके, तो ये निडल अपने पास से क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट हो गई। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। मैंने कल ये बताया था ये डिफ्लेक्ट क्यों हुई, याद है आपको? टॉर्क लगाना है इस पे, यस क्या सर। लगा इस पे, टॉर्क। टॉर्क लगा। जैसे करंट कैरिंग वायर से अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से एक मैग्नेटिक डायपोल है, तो इस पे ये जो आपका मैग्नेटिक नीडल होती है, ये एक मैग्नेटिक डायपोल होता है, इस पे एक टॉर्क लग जाता है mb sin थीटा। और उस टॉर्क कब लगेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी नीडल, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तभी तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी और ये घूम जाएगी। अगर घूमी है दैट मींस यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। ठीक है, यस सर। तो ऑस्ट्रेन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि करंट से क्या डेवलप हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इसी को फॉलो करते हुए साइंटिस्ट माइकल फैराडे जी ने, इसको ही फॉलो करते हुए साइंटिस्ट माइकल फैराडे जी ने इसके जस्ट बाद, इसके बाद किया, कई सालों बाद, है ना, मतलब ये पहले आया फिर इसके बाद ये सेंटेंस आया। माइकल फैराडे ने सोचा कि अगर ऑर्स्टेड करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, तो क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा कर पाए। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए, और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, क्या करना चाहते थे ये कि मैग्नेटिक फील्ड से ये डेवलप करना चाहते थे करंट, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। तो इसके लिए इन्होंने डिवाइस जो लिया, एक कॉइल ले ली जिसमें करंट फ्लो करना है, करंट डेवलप करना है, और एक गैलोमीटर, गैलोमीटर करंट को मेजर करता है, और एक ले लिया मैग्नेट, और एक्सपेरिमेंट शुरू किए, और ये सफल भी हो गए। हम जानते हैं आज की डेट में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब इस कॉइल से इसको जब हम मोशन में लेके आते हैं, तो इसको चलाने से इसमें लिंक करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होती हैं, चलाएंगे तो इस कॉइल से लिंक करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह दो, या इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, है ना, ये क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो फैराडे का कहना यही था, एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं 4th यूनिट में,
कि जब किसी कॉइल से या किसी कॉइल से लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है चेंज होता है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, या मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज होता है, तो उस कॉइल के एंड्स के अक्रॉस, देन उस कॉइल के एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, डेवलप हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, मतलब प्रोड्यूस हो जाता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस। या एक इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यस सर। अभी तो अगर इसके एंड के अक्रॉस, इस कॉइल के अक्रॉस अगर एक इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, ऐसे ये गैलोमीटर है तो ये प्लस ये माइनस, ऐसे है ना। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन जब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस वायर के अंदर, देखो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऐसे चलने लगेंगे, ऐसे, यस सर। है ना। और अगर Yes, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगी आपकी, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। आया कि नहीं बेटा, यस ऐसे सर। ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ये +2 चल रही है, +2 माइनस, ऐसे ये करंट हो गई, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। यस सर। तो जानते हो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये कल बताया था। यस सर। एक सीधी सी बात है, सीधा सा लॉजिक है, हम पीछे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे। तो एक बताओ, जब हम यहाँ इस वायर के एंड्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते थे, तो ये प्लस और ये माइनस, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं हो जाता था। यस सर। तो जब हम बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ एंड्स के क्रॉस, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हुआ। तो यहाँ पे भी जब तुमने इस कॉइल इस मैग्नेट को चलाया, तो चलाने से इस कॉइल से लिंक करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई, दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। उसकी वजह से इस कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उस ईएमएफ को हमने नाम दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट मींस एक इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है तो क्या डेवलप भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा ना, तो हम जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में। और जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं नेगेटिव पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, सो करंट कंडक्ट करती है ऐसे इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में। यस सर। अब बच्चे ये सोचते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट कैसे आ जाएगी। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। एक्चुअल में करंट मैग्नेटिक फील्ड ने डेवलप नहीं करी, करंट डेवलप तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करी है, क्योंकि हम यूजुअल सोर्स जानते हैं करंट प्रोड्यूस करने का कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करेंगे तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टेबलाइज होने से आपका जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और फोर्स लगने से वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगते हैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और जब ये ड्रिफ्ट करते हैं तो करंट कंडक्ट करती है आई, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में। वही काम यहाँ पे भी हुआ है। जब आपने इस मैग्नेट को चलाया तो मैग्नेट को चलाने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से इस कॉइल के एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ। उसे हम प्रोड्यूस हुआ बिना किसी सोर्स के, इसीलिए वर्ड यूज किया इंड्यूस्ड। अगर ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा, और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही इस कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें चलाएगा, और उनके चलने से एक करंट डेवलप हो जाएगा। अगर सर्किट कैसा हुआ तो क्लोज्ड, सर्किट क्लोज्ड हुआ तो करंट डेवलप हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ, और सर्किट क्लोज्ड है तो एक करंट भी डेवलप हो गई। जैसे इन्होंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट, हाँ मैग्नेटिक फील्ड से करंट जरूर डेवलप हुई थी, लेकिन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से। किससे? वेरिएबल मैग्नेटिक। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं तब डेवलप हुआ, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से नहीं हुआ।
तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से करंट डेवलप हुई ये कह सकते हो। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से, अब देखो करंट डेवलप होती है तभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज होता है। करंट तभी फ्लो करेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज होगा। आया? Yes, sir. तो शॉर्ट फॉर्म में आप ये कह सकते हो कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ने क्या प्रोड्यूस कर दिया? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइकल फैराडे जी का ये कहना था कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, या माइकल फैराडे जी का कहना था जब किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है, तो उस कॉइल के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस और एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सर यहाँ पे बैटरी तो लगा ही नहीं। अरे बैटरी थोड़ी लगाई, वो तो समझा दिया मैंने, बस केवल यहाँ पे बैटरी थोड़ी लगा रहे हैं। ऐसा है, पोटेंशियल इंड्यूस्ड हुआ ये पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा? अरे कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो माइकल फैराडे जी ने ये कह दिया। अब यहाँ आने के बाद माइकल फैराडे जी ने जब ये सेंटेंस बोला कि भाई, और इसमें हम पूरा पढ़ के भी आए ये सारा सेंटेंस, ऐसा कि नहीं कि नया कोई पॉइंट है, ये सब के सब ऐसे ही है। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। तो अब इसके बाद कई सालों बाद साइंटिस्ट आए मैक्सवेल जी। अब मैक्सवेल जी क्या कह रहे हैं, जब ऑस्टेड ने यहां देखा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड, ये तो ऑस्टेड ने किया था, फैराडे ने इसका रिवर्स ही सोचा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट डेवलप हो सकती है, तो वो भी कामयाब हो गए। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड करंट डेवलप कर हो जाता है। इंड्यूस्ड करंट भी कह सकते हो, लेकिन सर्किट क्लोज होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये भी इंड्यूस्ड ही है। ठीक है बेटा, आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैक्सवेल सोच रहे हैं क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है। तो अब ये सोच रहे हैं अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, तो शायद वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, शायद वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डेवलप कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field. ये क्वेश्चन है हमारा। मैक्सवेल जी के दिमाग में था कि अगर इसका रिवर्स भी पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये पहली बार हम रिवर्स करके सोच रहे हैं, यहाँ पर भी हमने रिवर्स करके सोचा, यहाँ पे भी, इनसे भी पहले सोच चुके थे। कहां पर? आइंस्टाइन के स्टेटमेंट में, याद है, E बराबर mc स्क्वायर में, वहां पर भी तो सोचा गया था, Yes, sir. है ना। तो नेचर में ऐसा होता है कि भाई रिवर्स भी पॉसिबल होता है। तो ये भी ये सोच रहे हैं कि क्या इसका अगर रेसिप्रोकल प्रूफ हो जाए, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इनके लिए डिवाइस चाहिए, ऐसा डिवाइस जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो। Variable. तो कल मैंने आपको समझाया था कैपेसिटर वाला सेंटेंस, Yes, sir. Yes, Yes. sir. है ना, कि समझाया था ना, एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत थी। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्राप्त किया इन्होंने, तो इन्होंने एक क्या ले लिया, अब एक इन्होंने डिवाइस चाहिए था मैक्सवेल जी को, तो मैक्सवेल जी को एक डिवाइस चाहिए था, तो इन्होंने एक कैपेसिटर लिया। एक कैपेसिटर की एक प्लेट है आपकी, ये दूसरी प्लेट ले ली इसकी कैपेसिटर की। अनचार्ज है, कैसा है? Uncharged. अनचार्ज है। जितना इस पे कैसा चार्ज है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। Yes, sir. ऐसे ऐसे ही इस पे जितना नेगेटिव है, इस पे उतना ही Positive. टोटल चार्ज इस पे भी 0 है, टोटल चार्ज इस पे भी 0 है। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या जोड़ेंगे, Cell or battery. तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट के, ये जो प्लेट ए है इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी। Yes, sir. तो अगर इसमें से खींचेगी, तो मैंने आपको कल बताया था ना कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव, ये जब इसमें आएगा, इधर ये आ गया, है ना। Yes, देखो sir. ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर किया, तो यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तुरंत इसमें क्या कर जाएगा, Enter एंटर कर कर जाएगा। जाएगा. तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ गया है नया, Yes, sir. और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पर क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं. शिफ्ट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो रहे होते हैं आपके, है ना।
Yes, sir. Yes, sir. ये इलेक्ट्रॉन है आपके, ये शिफ्ट हो रहे हैं ऐसे। लेकिन ये बात समझिए, जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, हाँ चलेंगे ऐसे ही, लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें से एंटर किया, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर से पहले इलेक्ट्रॉन थे ना बेटा, वो इसमें घुस गया। ठीक है, Yes, sir. तो उसकी वजह से ये देखो, ये एक पॉजिटिवली चार्ज हुआ, नेगेटिवली चार्ज, Positively charged. पॉजिटिवली चार्ज। और ये नेगेटिवली चार्ज हुआ। तो इस पे एक प्लस का चार्ज आ गया, प्लस का, और इस पे एक माइनस का आ गया। पहले अनचार्ज थी, अब चार्ज डेवलप हुआ क्या नहीं? Yes, sir. अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन, अगर इस पे प्लस के क्यू चार्ज है, इस पे माइनस के क्यू चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होता है इसके अंदर, वो क्यू बाई एप्सिलॉन 0 ए होता है। कल समझाया था ये भी, Yes, sir. ठीक है, अब इतना ही बताऊंगा। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो एक बताओ, ये जो प्लेट है, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन निकल के रह जाएगा कि चलते रहेंगे इलेक्ट्रॉन? चलते रहेंगे। चलते रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे इधर चलते रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस हो रही है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, ये नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, फिर और इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे ऐसे, तो ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। ऐसे तो होगा, Yes, sir. ठीक है। और अगर ये बढ़ता जा रहा है, इसका पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, इसका नेगेटिव बढ़ रहा है, तो देखो चार्ज अगर बढ़ रहा है क्यू, है ना, तो सिचुएशन में इसके बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। Increase हो रहा तो है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट है? वेरिएबल है। Variable है। ये कल मैं पूरा समझा चुका था बहुत डिटेल में, लेकिन अब तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, ठीक है। Yes, sir. लेकिन ये कब तक वेरिएबल है? जब तक ये कैपेसिटर क्या हो रहा है, Charge हो चार्ज रहा हो है। रहा है। चार्जिंग प्रोसेस में है ना। यस Yes, सर। जब तक sir. कैपेसिटर चार्जिंग प्रोसेस में है तब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। ये तो इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो बढ़ रहा है, इस पे बढ़ रहा है, इस पे भी बढ़ रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि इधर से Yes, इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहे हैं, यस सर। है ना। तो चार्जिंग प्रोसेस में तो बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो जैसे ही इस प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल इस बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल के बराबर होगा, बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल के बराबर होगा इस प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल, तो पोटेंशियल सेम हो गया। और जैसे सेम यस होगा, सर। तो पोटेंशियल सेम होने पर इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव कर रहे थे, लेकिन अब बराबर हो गया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। stop हो गया। कम हो जाएगा। ऐसे ही इसका नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ रहा है, जैसे इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ के सेल के नेगेटिव टर्मिनल के बराबर होगा, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो Stop हो जाएगा। जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना स्टॉप हुआ तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज फिक्स हो गया, अब बढ़ रहा है, अब फिक्स हो गया। अब फिक्स हो जाएगा। तो चार्ज अगर फिक्स हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट कैसा हो जाएगा, फिक्स हो Constant. जाएगा, कांस्टेंट हो तो जब जाएगा। कैपेसिटर चार्जिंग प्रोसेस में आ रहा है तो उस वाली कंडीशन में बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, ठीक है। यस Yes. सर। और ये चार्ज क्यों वेरिएबल, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो चार्ज बढ़ रहा है ना बेटा इस पे, Yes, यस sir. सर। और इसमें एंटर कर रहे हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। यस और सर। पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दोनों प्लेटों की वजह से वो इतना होता है। जब चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है, ठीक है। यस सर। लेकिन जब ये कैपेसिटर स्टडी स्टेट में आ जाएगा, दैट मींस फुली चार्ज हो जाएगा, तो उस वाली कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो हो जाएगा। जाएगा। फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चलना बंद हो जाएगा। तो अब इस वाली प्रोसेस की बात नहीं कर रहे, हम तो इस वाली कंडीशन में देख रहे हैं, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल है। वेरिएबल है, ठीक है। यस सर। तो ये बताओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो उस वाली कंडीशन में दो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं कि नहीं, यस सर। Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं और इस पर चार्ज बढ़ रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है, वेरिएबल है। Yes, sir. तो आ गया ना वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला स्टेटमेंट हमारा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हमने डिवाइस बना लिया। तो जरा समझो इन्होंने क्या किया था मैक्सवेल जी ने। ये तो मैंने आपको पीछे समझा दिया था, आज दोबारा से बता दिया थोड़ा सा। अब इस चीज को समझते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि भाई एक कैपेसिटर जरूर लिया, लेकिन इसकी जो प्लेटें ली वो सर्कुलर ली। कैसे ली? Circular. सर्कुलर प्लेट ली। ऐसे यहाँ ये मेटल की ही है, लेकिन प्लेट कैसी ली है इन्होंने? सर्कुलर ली है। और आपस में प्लेटों को कैसे रखा है? Parallel. पैरेलल रखा है। जैसे 10 रुपीज के कॉइन ले लो मेटल के और उनको ऐसे रख दो पैरेलल में ऐसे, ठीक है। Yes, sir. और इनको ऐसे लेने के बाद इन्होंने यहाँ एक बैटरी लगा दी है और एक की। और कौन सी प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं? जब कैपेसिटर चार्जिंग प्रोसेस में है। तो चार्जिंग प्रोसेस में होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहे हैं, ऐसे इसमें से निकल के इसमें चल रहे हैं, तो करंट इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो ये वाला चार्ज कैसा हो रहा है? Positive. और ये वाला कैसा हो रहा है? Negative. क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की डिफिशिएंसी हो रही होगी और इसमें इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस हो रही होगी, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज और ये। Negatively charged. तो इस बिटवीन एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ऐसे, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। Negative charge. और हम चार्जिंग प्रोसेस की जब तक बात कर रहे हैं, जब तक ये तो इस कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज कांस्टेंट है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है. है ना, बढ़ रहा है। इधर से इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो करंट ऐसे फ्लो करेगी इसमें ऐसे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो इसमें करंट ऐसे आएगी। करंट आएगी कि नहीं? Yes, sir. I get. लेकिन एक चीज बताओ कि यार यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या कंडक्टिंग मीडियम है कोई? No, sir. यहाँ पे तो फ्री स्पेस है। कैसा स्पेस है यहाँ? Free space. यहाँ फ्री स्पेस। तो क्या यहाँ चार्ज का मोशन हो रहा है? No, sir. नहीं हो रहा। यहाँ चार्ज का मोशन हो रहा है यहाँ पर, Yes, sir. तो तभी तो करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पर भी चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं तो चार्ज करंट फ्लो कर रहा है। करंट की डेफिनेशन तो याद है? Yes, sir. flowing charge per unit time for any cross section of the conductor is called current। याद आई? Yes, sir. तो यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे चल रहे हैं, दैट मींस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, चार्ज फ्लो कर रहा है, सो करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे कोई क्या नहीं है? Medium नहीं है. कोई पार्टिकल नहीं है। कोई भी पार्टिकल है? कोई चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोर, एनी कोई भी चार्ज पार्टिकल, चार्ज कैरियर No, sir. No, sir. नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे कोई करंट नहीं दिखाई दे रहा अभी, है ना। Yes, sir. अब एक बात बताओ, ये क्या कर रहे थे? मैक्सवेल जी ने यही तो सोचा था कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? Magnetic field. तो यहाँ इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया है ये बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्जिंग प्रोसेस में, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? Variable है. वेरिएबल है। तो अब ये Variable चेक है. कैसे करें? अब ये बताओ ये चेक कैसे करें कि यहाँ पर इस जगह पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए? ये जो क्वेश्चन था इनका, इसके अकॉर्डिंग। Yes, sir. तो अब ये चेक कैसे करें कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? तो इन्होंने कैसे चेक किया था ऑर्स्टेड ने? कंपास क्या निडल के थ्रू. क्या मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देता है? No, No, sir. sir. और मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देता तो इन्होंने भी तो देखा था, पता कर लिया था मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। Yes, sir. क्या करा था इन्होंने? एक कंपास निडल तो रखी थी। Yes, sir. Yes, sir. वो भी देख लें, यहाँ पे एक कंपास निडल रख के देखेंगे इस जगह पर, इस जगह पर फ्री स्पेस में। अगर वो डिफ्लेक्ट हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. प्रेजेंट है। भाई वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग ये उल्टा करके देख रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. तो कंपास निडल से तो देखेंगे, इन्होंने भी तो देखा था, पहली बार थोड़ी हो रहा है, ये पहले देख चुके हैं। ये सबसे पहले ये आया, फिर उसके बाद ये आया, फिर उसके बाद ये आया, तो पहले हो चुका है भाई। मैग्नेटिक फील्ड देखने का तरीका पता मालूम है कि कैसे पता करेंगे? क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक आया? Yes, sir. Yes, sir. और ये कह रहे थे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट था कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्राप्त किया जाए।
तो वही मैं आपको समझा रहा था इतने देर से कि यहाँ बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पे चार्ज का मोशन नहीं है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? यस सर है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई एक काम करते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको ऐसे कंडक्टिंग वायर से लगा लिया और यहाँ एक की लगा ली, और की अभी ओपन है क्लोज्ड है बताओ? ओपन है। ओपन है। तो क्या अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चल रहा होगा क्या? नो नो सर। सर। करंट फ्लो कर रहा होगा क्या? नो सर। तो अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अभी जैसे देखो पहले इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही थी, इसके नीचे निडल रख ली, फिर उसके बाद इन्होंने सर्किट कंप्लीट कर दिया, कैरी लगा के करंट फ्लो करा दिया, उसके बाद देखा डिफ्लेक्ट हुई कि नहीं। तो मैं भी यही करूंगा, पहले मैं यहाँ पे भी एक निडल रखूंगा ऐसे, ये निडल रख ली, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, या नीचे रख लो वायर के, यहाँ रख ली एक निडल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, एक निडल यहाँ रख ली इन्होंने बीच में इस जगह पे, है ना, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। क्लियर है? यस सर। फिर जोड़ दी इन्होंने की, ये की जोड़ दी, जैसे की जोड़ेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें से खींचने लगेंगे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे आएगा, करंट कंडक्ट करने लगेगी ऐसे, है ना? यस सर। तो ये बताओ करंट कंडक्ट कर रही है इसमें, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, ये निडल आपकी डिफ्लेक्ट हो गई, तो इस जगह पर बताओ अगर ये निडल डिफ्लेक्ट हुई थी तो हमें कोई अचंभा हुआ है? अगर इस जगह पे निडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, नॉर्थ पोल या साउथ पोल ये अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गई ऐसे और ऐसे, तो हमें कोई ऐसा लगेगा कि जादू हो गया? नो सर। नो सर। ये तो हम पहले कर चुके हैं और स्ट्रेटेजी बोल चुके हैं, ये वाली बात ये रही है ना? यस सर। जो पहले चीज हो चुकी होगी जिसे सब जानते होंगे, और तुम कहो कि देखो, तुम ये कहो कि देखो मैंने साइकिल बना ली, है ना, और कोई तुमसे तुम कहोगे मैंने साइकिल बनाई है, साइकिल बना ली, तुम चला के भी दिखा दोगे तो चला भी सकते हैं इसको पैडल से, तो ये कोई अचंभे वाली बात है क्या? नो सर। यानी कितने लोग साइकिल चलाते हैं रोज डेली, है ना? ऐसे तुम कहोगे मैंने देखो 12th पास कर ली, मैंने इतनी मोटी फिजिक्स पढ़ ली, तो ये कोई अचंभे वाली बात है? नो सर। ये भी कोई अचंभे वाली है? 12th जाने कितने बच्चे पास करके गए हैं आगे। ऐसे ही ये वाली कोई अचंभे वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता ही है, ये हम पहले से जानते थे, करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और एक्सपेरिमेंट बताया था, है ना? यस आया? सर। लेकिन यहाँ जो निडल है ये भी डिफ्लेक्ट हुई, ये भी क्या हुई? डिफ्लेक्ट हुई। डिफ्लेक्ट हुई। ये डिफ्लेक्ट हो गई, ये पहली बार हुआ बेटा, ये पहली बार हुआ। क्या यहाँ पे कोई करंट थी? नो सर। यहाँ पे कोई करंट नहीं है, क्योंकि करंट हो भी नहीं सकती, रीजन क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, कंडक्टिंग मीडियम नहीं है। कोई कंडक्टिंग मीडियम, दैट मींस यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं, कोई चार्ज कैरियर नहीं है, पार्टिकल नहीं जो चार्ज कैरी करा सके। कंडक्टिंग मीडियम छोड़ो, चार्ज कैरी करने वाला कोई चीज नहीं है, वैक्यूम है भाई, फ्री स्पेस है, पार्टिकल का चार्ज कैरियर नहीं है, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए हम जानते हैं कि फ्लोइंग चार्ज चाहिए, क्या चाहिए? फ्लोइंग चार्ज। चार्ज। फ्लोइंग चार्ज पर टाइम फॉर एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। तो फ्लोइंग चार्ज चाहिए, चार्ज कैरी करना चाहिए, चार्ज मूव करना चाहिए। क्या यहाँ पे कोई मूविंग चार्ज है? नो सर। नो सर। यहाँ पे तो मूविंग चार्ज थे, इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, तो यहाँ चार्ज मूव कर रहा है, करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो ने क्या डायरेक्शन चल रहा है, और करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो पहले भी हो चुकी है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुकी है। लेकिन बेटा यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, फिर भी ये निडल डिफ्लेक्ट हो गई, और निडल का डिफ्लेक्ट होना ये बताता है कि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी मैग्नेटिक निडल तभी रोटेट कर सकती है
जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस पर एक टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क उस मैग्नेटिक डिलीड को घुमाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और इनकी खोज यही तो थी कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं, और ये डिफ्लेक्ट हो गई। आया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. और जैसे ही ये डिफ्लेक्ट हुई, इनकी खोज पूरी हो गई। और ये देखो, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या डेवलप कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। Magnetic field. आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बेटा इन्होंने भी तो यही करके दिखाया था, इनको सबने माना था कि नहीं बताओ? इसको क्यों नहीं मानेंगे लोग बाग? इन्होंने भी तो यही किया था, इन्होंने भी तो यही करके दिखाया था अपने एक्सपेरिमेंट में। भाई देखो, ये वायर है, इसमें कोई करंट कंडक्ट नहीं कर रही है, ये निडल। जैसे ही हम इसके नीचे क्या रख लेंगे, निडल, और इसमें फ्लो करा देंगे करंट, ये अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट मींस यहाँ क्या डेवलप हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। और उनका वजह क्या थी, उन्होंने कहा भाई कि ये जो मैग्नेटिक ड्रिल है, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल है, और इसको अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, इसीलिए घूमता है। Yes, sir. आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड दिखाई तो देती नहीं है भाई। इन्होंने भी तो ऐसे ही बताया था कि देखो करंट के मैग्नेट अगर निडल घूम गई तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो रोटेट करे डिफ्लेक्ट नहीं होता, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इनका भी तो यही कहना था, Yes, sir. इन्होंने भी तो यही बात निडल को रख के तो साबित किया था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। Yes. Yes, sir. तो और मैक्सवेल जी अगर ये कह रहे हैं तो कौन सी गलत बात कह रहे हैं कि देखो तुम यहाँ पे क्या रख के देख लो, निडल रख के देख लो, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, पर ये ध्यान रखना। Variable. Variable. जब ये फुली चार्ज हो जाएगा ना, ये कैसा चार्ज हो जाएगा, Fully charged हो जाएगा. Fully charged. फुली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, Constant. Constant. बिटवीन द पल्पेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा। Constant. फिर ये निडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, फिर नहीं करेगी। निडल रख लोगे ना, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फिर तुम यहाँ निडल रख लोगे तो उस सिचुएशन में ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। बिल्कुल वैसे ही आपको फैराडे का लॉ याद करो, इसमें भी जब आप कोई कॉइल को ऐसे रखते हो और ये एक मैग्नेट रखते हो नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसको भी रेस्ट में रखते हो और इसको भी रेस्ट में रखते हो, तो गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं होता। गैलोमीटर में करंट जीरो रहती है, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। अगर ये दोनों रेस्ट में, तो गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, जो ये इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। इसे लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही हैं। और जब तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता है तब तक कोई क्या डेवलप नहीं होता, इंड्यूस डेवलप नहीं होता। याद है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ये एक्सपेरिमेंट तो याद है ना आपको? दोनों अगर रेस्ट में हो तो उस सिचुएशन में कोई करंट फ्लो नहीं करती, गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। Yes, sir. Yes, sir. ये तो कहते हैं कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो लिंक किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी लिंक करी, बट वो चेंज नहीं हुई, कांस्टेंट थी। कैसी थी? Constant thing. वो भी यहाँ पे भी यही है, जैसे ये फुली चार्ज हो जाएगा तो ये निडल जो है डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक वेरिएबल है तब तक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। आया? Yes, sir. Yes, sir. तो इन्होंने अब आगे क्या कहा, जरा समझना अब अच्छी तरीके से, ध्यान से सुनना। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने एक चीज और देखी, देखो यहाँ जितना ये डिफ्लेक्ट होता है उतना ही ये डिफ्लेक्ट होता है। अगर ये निडल, ये वाली जो निडल है, ये ऐसे रखी थी, जैसे इसमें करंट स्विच ऑन किया ये वाला, तो ये इतना डिफ्लेक्ट हुआ ऐसे, तो ये वाला भी सेम उतना ही डिफ्लेक्ट होता है जितना ये निडल डिफ्लेक्ट होती है अपने पास से, उतना ही इसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होता है, उतना ही इसका, जितना इसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हुआ उतना ही इसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हुआ। तो बताओ ये क्या बता रहा है? सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है सेम अमाउंट में। एक बार बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड कम डेवलप होगा तो टॉर्क भी कम होगा। यस सर। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा डेवलप होगा तो टॉर्क ज्यादा डेवलप होगा। यस सर। यस। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम है तो ये निडल कम रोटेट करेगी क्योंकि टॉर्क कम हुआ है। यस सर। यस। मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो टॉर्क बढ़ा, टॉर्क बढ़ा तो उसने और ज्यादा टॉर्क डेवलप हुआ। जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा रोटेट। यस सर। जितना टॉर्क कम उतना कम रोटेशन। ये निडल ज्यादा घूमेगी या कम घूमेगी ये डिपेंड करता है कितना टॉर्क है, और टॉर्क डिपेंड करता है कितना मैग्नेटिक फील्ड है। आया? यस सर।
यस तो सर। यहाँ ये देखा गया कि जितना ये निडल डिफ्लेक्ट होती है उतना ही ये निडल डिफ्लेक्ट होती है। इसका क्या मतलब है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप हो रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप हो रहा है। एक सुना। यस सर। यस सर। और दूसरा पॉइंट ये भी था, जिस डायरेक्शन में इसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हुआ उसी डायरेक्शन में इसका भी नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट हुआ। इसका क्या मतलब है? मैग्नेटिक इसका फील्ड की मतलब है डायरेक्शन। कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जितनी जैसी यहां है वैसी यहां है। एक बात बताओ, ये यस करंट है ऐसे, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक डायरेक्शन निकालें तो पीछे पढ़ा है हमने कैसे निकालते थे कंडे की डायरेक्शन, ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट, मैग्नेटिक डायरेक्शन नीचे की तरफ ऐसे। सर। अगर हम क्या करते हैं इसमें कंडे की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, ऐसे कर दें, तो फिर द्वारा से निकालें कंडे की डायरेक्शन, ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट, मैग्नेटिक की डायरेक्शन अपवर्ड इसी वाले पॉइंट पर। यस सर। तो करंट की डायरेक्शन चेंज होने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है। अरे तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन चेंज हो तो टॉय बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू टॉर्क। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी तो हम एम क्रॉस बी करेंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन भी बदलेगी। यस सर। यस। अगर टॉर्क की डायरेक्शन बदलेगी तो ये टॉर्क अगर एक डेवलप हुआ वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अगर टॉर्क की डायरेक्शन चेंज दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज तो टॉर्क की डायरेक्शन चेंज, और टॉर्क की डायरेक्शन चेंज तो पहले घुमा रहा था वो एंटी ऐसे, फिर घुमाएगा एक क्लॉक। लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका नॉर्थ पोल लेफ्ट में ऐसे डेवलप हुआ ऊपर की तरफ तो इसका भी नॉर्थ में हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही जो डायरेक्शन यहाँ है वही डायरेक्शन यहाँ है। यस सर। और जितना यहाँ डिफ्लेक्ट हुआ है उतना यहाँ डिफ्लेक्ट हुआ है। इसका मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप हुआ है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डेवलप हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। क्लियर है? यस यस सर। अगर ऐसा है तो यहाँ पे तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकता हूँ ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। यस करंट की सर। डायरेक्शन ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर? आउटवर्ड। तो अब यहाँ पे आउटवर्ड है तो 100% यहाँ पे भी आउटवर्ड रही होगी। यस सर। और इस वाले पॉइंट पे निकालूं तो कंड की डायरेक्शन ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट नीचे की तरफ, तो किधर आया मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्ड। यहाँ अंदर आया। तो यहाँ पे भी कैसा आएगा? इनवर्ड। तो एक दिखा लो, एक दिखा लो, जैसे ये दिखा लिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सर यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, लेकिन यहाँ आपको कैसे मालूम पड़ी ऊपर? निडल की वजह से। अभी मैं बताया ना कंसेप्ट आपको मैंने। यस सर। तो देखो ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है ये करंट तो यहाँ है ही नहीं है। यहाँ तो कौन है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। लेकिन इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसे हैं? सेम है। सेम है। ये कैसे मालूम पड़ रहा है? इस निडल के रोटेट करने से और रोटेट करने की डायरेक्शन से। ठीक है, यस सर। आया। और एक चीज नोटिस करने वाली यहाँ ये है, देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है +2 माइनस, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ऐसे बाहर की तरफ बोर्ड से पर ऐसे ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों कैसी हैं? परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस कैसे थे? परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि हम क्या जानते थे पहले से कि मैग्नेटिक फील्ड तो करंट बनाता है,
मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? करंट। करंट प्रोड्यूस करता है, ये हम पहले से जानते थे। तो मैक्सवेल जी ने सोचा कि भाई वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, लेकिन पहले से हम ये जानते हैं कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, लेकिन यहाँ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनने लगा। तो इन्होंने सोचा इसमें कुछ बीच में से छूट रहा है हमसे। तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसे नहीं होता कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। एक्चुअल में होता क्या है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एक करंट बनाता है। क्या बनाता है? करंट बनाता है। और उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। उस करंट का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगी। डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट कहां करती है? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? वेरिएबल होता है। वेरिएबल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी करेगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप होगी, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या बना देगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये कह सकते हो कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आया कि नहीं आया? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या बनाया? डिस्प्लेसमेंट करंट। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट ने क्या बना दिया? मैग्नेटिक फील्ड। फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे फैराडे जी ने कहा। सर फैराडे ने क्या कहा था? क्या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड करंट बनाता है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं बनता। जैसा कि हम पहले जानते थे कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं बनता, किससे बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज होता था, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता था? उन इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाता था, इलेक्ट्रॉन डिफ्ट करते थे और करंट जनरेट हो जाती थी। यस सर। तो इन्होंने कहा कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ये कह रहे हो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं बोलो, ऐसे बोलो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ने क्या बनाया? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या बनाया? करंट बनाया। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट नहीं बनाता, करंट तो कौन बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ने क्या बनाया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या डेवलप इंड्यूस किया? करंट। करंट। बिल्कुल ऐसे ही ये है कि हम पहले से क्या जानते थे? हम जानते थे करंट से मैग्नेटिक फील्ड। हम पहले से क्या जानते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट। लेकिन ये तो कह रहा है कि वेरिएबल जब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो करंट डेवलप हो जाता है। ये डायरेक्ट नहीं है। जब मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं? चेंज करते हैं, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और वो पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट डेवलप हुआ। ठीक है? यस सर। ऐसे कुछ ये है, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं करंट से मैग्नेटिक फील्ड। तो 100% वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले क्या बना होगा? करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट ने क्या बनाया होगा? मैग्नेटिक फील्ड। दैट मींस यहाँ पर एक करंट होनी चाहिए, और उस करंट का नाम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट। यस सर। आया? लेकिन अगर जैसे ये सेंटेंस आया कि यहाँ पे करंट होना चाहिए, तो करंट की डेफिनेशन ही खराब हो गई हमारी। हो गई कि नहीं? यस सर। सर करंट की डेफिनेशन कैसे खराब हो जाएगी? तो करंट की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ये तो था। यस सर। अब बताओ, यहाँ पे तो करंट डेवलप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो चार्ज फ्लो कर ही नहीं रहा। इस कैपेसिटर के बिटवीन क्या चार्ज कैरियर है कोई? नो सर। अगर कोई चार्ज कैरियर ही नहीं है यहाँ, तो अगर यहाँ करंट डेवलप हुई, तो जो डेफिनेशन हम बोलते हैं करंट की कि फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, वही खराब हो गई। यस सर। आया? यस सर। तो उन्होंने कहा कि किन्होंने, मैक्सवेल जी ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, अब ये जो करंट की डेफिनेशन है ना, वो गलत नहीं है। ऐसा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि करंट की डेफिनेशन गलत है। आप
उसे करंट कहना बंद करिए बस। केवल जो आप अभी तक कह रहे हो ना, फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, तो उसे करंट मत कहिए, उसे अब नाम दीजिए कंडक्शन करंट। कौन सी करंट? कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट किसे कहते हैं? जब चार्ज फ्लो करता है तो कंडक्ट होती है, I बराबर Q ओवर T। यस आया? सर। अगर इंस्टेंटेनियस करंट कहें पर्टिकुलर टाइम पर तो dq ओवर dt। dt। तो ये कंडक्शन करंट है। फ्लोइंग चार्ज पर टाइम इज कॉल्ड करंट, तो इसको बोलेंगे कंडक्शन करंट। आया? यस सर। तो जब भी कोई चार्ज फ्लो करे तब करंट फ्लो करे तो उस करंट का नाम है कंडक्शन करंट। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करे? वेरिएबल हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो उस समय जब करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बने, सॉरी करंट बने, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएबल होने से जो करंट प्रोड्यूस हो, उस करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट कब एग्जिस्ट करती है भाई? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है। और कंडक्शन करंट कब फ्लो करती है साहब? तब चार्ज कैरियर फ्लो करता है। जब चार्ज मोशन में आता है। तो जब चार्ज फ्लो करे तो जो करंट, उस चार्ज के फ्लो होने की वजह से जो करंट डेवलप होगी उसको हम बोल देंगे कंडक्शन करंट। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगा तो उसमें जो करंट फ्लो करेगी उसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। आया? यस सर। लेकिन एक बात बताओ, ये दोनों करंट, ये कंडक्शन करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये दोनों कैसी ऊपर होनी चाहिए? इक्वल। आपको कैसे मालूम पड़ा कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए? तो ये बताओ, अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि जितनी निडल यहाँ डिफ्लेक्ट होती है उतनी निडल यहाँ डिफ्लेक्ट होती है। यस सर। जिस डायरेक्शन में इसकी निडल डिफ्लेक्ट होती है उसी डायरेक्शन में इसकी निडल डिफ्लेक्ट होती है। यस सर। तो एक बात बताओ, पीछे जितने भी तुमने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं उन सब में मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। थर्ड यूनिट में तुम देखना, जितने भी थर्ड यूनिट में तुमने कभी भी पढ़ा हो तो मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ ही डायरेक्ट रिलेशन है, कभी इसमें स्क्वायर नहीं हुआ, ओनली आई आया, ओनली। तो एक बात बताइए, अगर ऐसा है तो यहाँ करंट और यहाँ करंट बराबर होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा। यस सर। और करंट की डायरेक्शन भी सेम है, ये कंडक्शन करंट हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट करंट, डायरेक्शन भी सेम हो गई। और देखो एक चीज हम जानते हैं ना, कंटिन्यूटी। देखो ये पूरी कंटिन्यूअस करंट हो गया, कैसा हो गया? कंटिन्यूअस करंट। ये करंट कंडक्ट कर रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से। ये करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से, चार्ज के फ्लो होने की वजह से। लेकिन ये करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएबल होने की वजह से। और ये दोनों करंट इक्वल होंगे तभी तो यहाँ से करंट चलेगी, ये बराबर है सीधी करंट। मान लो IC और ID दोनों इक्वल टू I, तो इसमें पूरे में कैसे करंट फ्लो कर रही है? I कर रही है ऐसे। आया? यस सर। लेकिन एक बात बताओ, जैसे ये कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, जरा समझना आप, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, ठीक है ये चल रहा है, लेकिन जैसे ये कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। सारी जीरो हो जाएंगी, कंडक्शन करंट भी जीरो होगी। देखो जैसे ये कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ, जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ तो इन इलेक्ट्रॉनों का चलना भी तो रुक जाता है। यस सर। और इलेक्ट्रॉन का चलना रुका, जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रॉन का चलना स्टॉप नहीं होता, होता है। क्योंकि जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो इस प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल इस बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। और जैसे पोटेंशियल इस प्लेट का पोटेंशियल और सेल का इस सेल के पॉजिटिव का पोटेंशियल बराबर हुआ तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया। यस सर। यस सर। तो जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का चलना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना रुक गया, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना रुक गया तो कंडक्शन करंट जीरो हो गया। और जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितना हो गया? जीरो। तो देखो एक साथ ही तो हुए दोनों। यस सर।
एक साथ जैसे कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ तो कंडक्शन करंट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों एक साथ जीरो हो गई, होनी भी चाहिए यार, यस सर, तभी तो इक्वल बोल पाएंगे। यस सर, अब ऐसा तो है नहीं है कि कंडक्शन करंट फ्लो करती रहे, डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाए, तो फिर इक्वल कहाँ है? यस सर। तो अगर कंडक्शन करंट बढ़ेगी तो 100% डिस्प्लेसमेंट करंट भी, बढ़ेगी। कंडक्शन करंट घटेगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी घटनी चाहिए, यही तो होना चाहिए, यस यस सर, सर। तभी तो ये इक्वल बोल पाओगे। यस यस सर, सर। तो समझ में आ गया बेटा ये। यस यस सर, सर। अब अगर आप चाहते हो कि डिस्प्लेसमेंट करंट का ये प्रूव करके दिखाएं तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका तो ये हो गया। एक बात बताओ, इसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों रखा गया, कोई पूछे तो बताइए, डिस्प्लेसमेंट करंट है तो इसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों रखा? तो क्या एक बार बताओ, इन प्लेटों के बिटवीन चार्ज का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा? सोच के बताओ, सोच के बताओ। तो बच्चे सोचते हैं कि सर नहीं, तो आप देखो ये कैपेसिटर है ऐसे, ये कैपेसिटर है, और ऐसे यहां से यहां तक कोई चार्ज नहीं चल रहा है ऐसे। बट बेटा जब ये चार्जिंग प्रोसेस में है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें नहीं आ रही ऐसे, आ रहे हैं सर। और इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें निकल के आ रहे हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है तो इस पर चार्ज बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, इस पर, इस प्लेट पर चार्ज कांस्टेंट है या इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और इस पर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा भाई है। इलेक्ट्रॉन इसमें से जब चार्जिंग प्रोसेस चल रही है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के इसमें जा रहे हैं कि नहीं? यस यस सर। सर, जा रहे हैं। तो एक्चुअल में इन प्लेट पर चार्ज कांस्टेंट है क्या? इस प्लेट पर चार्ज कांस्टेंट है क्या? नो सर, नो सर। नहीं है। अगर चार्ज कांस्टेंट होता ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता। बिटवीन ये कितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा? इतना ही तो होता है। यस यस सर। सर, और ये जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है, वो एक्चुअल में क्यों डेवलप हो रहा है? इस चार्ज के वेरी करने की वजह से। तो ये इन कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज है वो कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? वेरी कर रहा है। क्योंकि जब चार्जिंग प्रोसेस चल रही है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इसमें एंटर कर रहे हैं। दैट मींस इस पर चार्ज प्लस के एनी और इस पर चार्ज माइनस का एनी, यही तो है। यस यस सर, सर। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस का ई हो गया चार्ज, इसमें एक इलेक्ट्रॉन नया आया तो माइनस का ई हो गया, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं? दो, तो प्लस के टू ई हो गया। इसमें दो दूसरा इलेक्ट्रॉन घुसा तो माइनस के टू ई, फिर एक और निकल गया तो तीन ई, माइनस के तीन ई, एक और निकल गया चार ई, माइनस के चार ई। क्लियर है कि नहीं? यस सर, तो ये जो ये जो चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है ना ऐसे, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर। यस सर, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जा रहे हैं, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यस सर, हाँ ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है ऐसे नहीं हो रहा, लेकिन चार्ज ट्रांसफर तो हो रहा है ना। यस सर, यस सर। चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पर चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा। हो रहा है। हो रहा है। अगर चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा होता ना, अगर चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा होता तो ये चार्ज कांस्टेंट होते। ये चार्ज पॉजिटिव में बढ़ रहा है, ये नेगेटिव में बढ़ रहा है नहीं। यस यस सर, सर। और इस चार्ज के चेंज होने की वजह से, इस चार्ज के वेरी करने की वजह से ही तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वेरी कर रहा है। यस सर। यस सर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने से ही तो डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हो रहा है। यस सर, तो इसीलिए तो इसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट रखा, क्योंकि यहाँ चार्ज डिस्प्लेस्ड हो रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर, है ना। इसका चार्ज कांस्टेंट नहीं है प्लेटों का, आया कि नहीं? यस सर, यस इनका सर। चार्ज कांस्टेंट कब हो जाएगा? जैसे ही इस प्लेट का चार्ज बढ़ के इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, तो फिर इसका चार्ज बढ़ना बंद हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का चलना, ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। आया कि नहीं? यस सर, आ गया। और जैसे एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना बंद हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, देन डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो, क्योंकि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप करता है। आया कि नहीं? यस सर, तो करंट प्रोड्यूस करने के कितने कॉज हो गए?
दो हो गए। पहले हम एक ही जानते थे मैक्सवेल से पहले हम ये सोचते थे कि करंट तभी डेवलप होगी जब चार्ज फ्लो करेगा, ओनली जब चार्ज कैरी करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। लेकिन मैक्सवेल जी ने इसकी डेफिनेशन को ही बदल डाला। उन्होंने कहा कि ना, डिस्प्लेसमेंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है वहां पर कोई चार्ज कैरी ना करे, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे, तब भी एक करंट डेवलप होता है। उस करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसीलिए करंट की डेफिनेशन जो है वो सही नहीं है। सही तो है, गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है। उसे करंट ना कह के आप कंडक्शन करंट कहिए। करंट प्रोड्यूस होने के दो कॉज हैं, एक नहीं है। ठीक है। यस सर। जो पहले हम बोलते थे करंट, उसे अब हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, और इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। यस सर। अगर इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट होगा कितना, तो जरा समझो कैसे ड्राइव करेंगे। एक बात बताओ, इसके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम? तो याद है आपको गॉस लॉ? तो जो गॉस लॉ हुआ करता था, क्या होता था? क्या होता था? अरे क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या? इनटू एरिया वेक्टर। गॉस लॉ में वो नहीं, वो पूछ रहा, एक सीट की वजह से, एक सीट लेते थे ऐसे प्लेट, इस पे सिग्मा चार्ज है वन साइड में, ओनली वन साइड में सिग्मा चार्ज है। तो इस जगह पर ये सीट है आपकी, है ना, ऐसे रखी है सीट, थिन सीट, उस पे एक साइड में सिग्मा चार्ज है। तो इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? सिग्मा वाई। 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इस प्लेट का एरिया ए है और इस प्लेट पर क्यू चार्ज है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे चार्ज है सिग्मा, इतना। ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे चार्ज होता है। तो ए एरिया पे कितना चार्ज होगा? तो ए मीटर स्क्वायर एरिया पे चार्ज देखना है तो सिग्मा ए। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे चार्ज है सिग्मा, तो ए मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज? सिग्मा ए। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, एंड सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए। ये पढ़ा है आपने? यस सर। तो सिग्मा की वैल्यू चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये एक सीट की वजह से है ना। कितनी सीट की वजह से? एक शीट की वजह से। और एक सीट की वजह से। लेकिन यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी सीटें हैं? 2 शीट्स। 2 सीट हैं ऐसे। इस पे प्लस के सिग्मा है तो उतना इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है ना, इक्वल, दोनों पर बराबर चार्ज आता है ना, इस पे प्लस का, इस पे माइनस का। यस सर। यस सर। तो इस सीट की वजह से निकालें तो पॉजिटिव चार्ज से अवे, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, E1 सीट नंबर 1 की वजह से। सीट 2 की वजह से निकालें तो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज E2 ऐसे। तो E1 की वैल्यू कितनी? तो सर पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती थी, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 एक सीट की वजह से। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 ड्यू टू सीट 1, और ड्यू टू सीट 2 निकालें तो E2 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू सीट 2। यस सर। यस सर। तो साइन तो पुट नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज का साइन पुट नहीं करते। नहीं करते। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, या ई लिख देता हूं बस केवल ई। तो ई दोनों की डिफरेंस कैसी है? सेम। तो हम क्या कर दें, ऐड कर लें इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इसको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा। और सिग्मा की वैल्यू कितनी है? क्यू अपॉन ए। बिकॉज इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया है, दोनों का एरिया सेम है, तो उसे लिख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है। यस तो हम लिख देंगे वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या Q बाई एप्सिलॉन 0 ए, है ना। यस सर। और इस A का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, तो इस A का मल्टीप्लाई कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया यस सर। इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यस सर। तो ये क्या चीज है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया पाई ई,
याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। यस सर। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, और एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे आया। यस सर। तो ई और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल? 0 डिग्री। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया फाई बराबर ई ए। यस सर। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, बराबर क्या आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यस अब Yes, बताओ sir. ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सोच समझ के बता ना। अभी तो बताया, इतना सोचने की जरूरत क्या है यार, अभी तो बताया Variable है। यार। ये चार्ज कांस्टेंट है इस प्लेट पर या वेरिएबल है? वेरिएबल। वेरिएबल है। अभी कितनी देर से बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट का है। चार्जिंग प्रोसेस में इस प्लेट पे चार्ज कांस्टेंट नहीं होता ना, इस पे कांस्टेंट होता है। जब चार्जिंग प्रोसेस हो रही थी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जा रहे होते हैं, और इसका चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होता है, इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा होता है। कितनी बार बोलूं यार, है? एक ही चीज को बोलते बोलते परेशान हो जाता हूँ, वहीं की वहीं वापस आ जाते हो, है ना। तो चार्ज कैसा है, वेरिएबल है कांस्टेंट? वेरिएबल। अरे इसी की तो बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं भाई, चार्जिंग प्रोसेस में ही बात कर रहे हैं। तभी तो डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं। ये क्या कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं भाई। नहीं है? यस सर। तो ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल है कांस्टेंट? वेरिएबल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था कांस्टेंट था? वेरिएबल था। वेरिएबल था। बिकॉज क्यू चेंज हो रहा है इस कैपेसिटर पे, जो चार्ज है वो कांस्टेंट नहीं है। चार्जिंग प्रोसेस चलेगी तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, तो क्यू बराबर प्लस के है नहीं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उतना चार्ज बढ़ता जाएगा। यस सर। तो चार्ज वेरिएबल तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, इसीलिए तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट नाम रखा है इसका। यस सर। रामायण वहीं की वहीं वापस आ जाती है। ये फॉर्मूला यानी कितनी बार लिख दिया, फिर भी एक बार करके दिखा दिया पूरा कि कैसे किया, है ना। इसकी जरूरत थोड़ी है, करके दिखा दिया यार, कितनी बार करके दिखाएं इसी चीज। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये चार्ज कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये वाला, यही वाला तो प्लेट वाला चार्ज है ना। यस सर। यस सर। और वेरिएबल ये है। कांस्टेंट है वेरिएबल है? वेरिएबल है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आल्सो वेरिएबल होगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल ही है। ये चार्ज वेरिएबल तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल तो फ्लक्स वेरिएबल। यस सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल तो जानते हो, ये कहते हैं ना वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो या वेरिएबल इलेक्ट्रिक सा? फ्लक्स कह दो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह दो, एक ही बात है। तो वेरिएबल Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट बनाता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्प्लेसमेंट करंट बनाता है या मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एक ही बात है। यस सर। यस सर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी, कर सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। तो डी ओवर डी टी, ये फाई ई, ये 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर डी टी आया। यस सर। यस सर। अच्छा की बात बताओ, डी ओवर डी टी अगर हम किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है? 0। अब मेरे को बताना, मैं ये लिख रहा हूँ डी ओवर डी टी क्यू, तो ये क्यू क्या इस प्लेट पर जो चार्ज है वो कांस्टेंट है क्या? नो सर। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या 0 आएगा? नो सर। क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, जानते हो ना आप। यस सर। ऐसे यहाँ लिख रहा है डी फाई ई ओवर डी टी, तो क्या इसकी वैल्यू 0 आएगी? नो सर। क्योंकि ये भी वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल है, तो यस इसकी सर। वैल्यू भी 0 नहीं आएगी। नहीं आएगी। ये बताओ ये क्या चार्ज, ये क्या है? चार्ज पर टाइम ही तो है। यस सर। तो ये बताओ ये चार्ज ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है ना बेटा, यस सर। तो यही तो डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डी फाई ई ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्प्लेसमेंट करंट। देन आई डी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? डी फाई
E/dt और इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो एप्सिलॉन नॉट। ये देखो ये फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट का। यस सर। यस अब चेक करके बताओ, अगर ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो है। यस सर। अगर सोचो, अगर मैं ये कहता इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट है, मैंने ये कहा कि अगर कांस्टेंट है, मैं कह देता हूं है, तो बताओ d∅e/dt की वैल्यू कितनी। 0। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट 0 नहीं हो जाएगा। हो यस जाएगा। सर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कब तक एग्जिस्ट करेगा? जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। वेरिएबल होंगे। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह दो, वो वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल हुआ तो इसका डिफरेंशियल कांस्टेंट 0 नहीं होने वाला। यस सर। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है आपका। ये सिलेबस में नहीं रहा, ये सिलेबस में नहीं रहा है, ठीक है नहीं। इसमें से कुछ भी जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सिलेबस में नहीं है। आज जितना भी मैंने पढ़ाया इसमें से एक अक्षर सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस हो गया बेटा। ये समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ये 30% में रिड्यूस हो गया। इसमें और भी कुछ भी है। मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ में मॉडिफिकेशन किया था, वो मैंने छोड़ दिया जानबूझ के, वो मैंने छोड़ दिया है। मैक्सवेल ने जो एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था तुमने थर्ड यूनिट में, यस सर। यस सर। B dot line integration of B vector dot dl is equal to mu 0 into I net current enclosed by closed surface। याद है एम्पियरियन लूप बोलते थे यस सर। उसमें इन्होंने क्या किया था मॉडिफिकेशन, वो कहा था वो इनकम्प्लीट है। कैसा है? इनकम्प्लीट है। जानते हो मैक्स जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, थोड़ा सा बस आइडिया दे देता हूँ, सिलेबस में है लेकिन इस साल नहीं है बेटा, है ना। तो आपने कहा था कि केवल उतना ही पढ़ा दो जितना हमें समझ में आ जाए, तो ये जरूरी था तो मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। यस सर। यस सर। जानते हो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या गलत है? नो नो गलत सर। नहीं है, पर इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है ना। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि वो तब तक सही है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है। कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। उस लूप से लिंक करने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, तब तक एम्पियर सर्किटल लॉ सही है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वेरी करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? वेरी करेगा। तो वो एम्पियर सर्किटल लॉ इनकम्प्लीट हो जाएगा, मिसिंग, उसमें कुछ टर्म मिसिंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वहां पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। एम्पियर सर्किटल लॉ कब तक एप्लीकेबल है? जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक है, कांस्टेंट है, तब तक सी सही है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हुआ तो एम्पियर सर्किटल लॉ फिर वैलिड नहीं रहेगा, है ना। क्यों जानते हो? क्योंकि मैक्सवेल से स्टेटमेंट से पहले कोई डिस्प्लेसमेंट करंट को जानता नहीं था। इसको किसी ने ये भी नहीं सोचा कि बिना, किसी ने ये तक नहीं सोचा कि जो भी कोई भी जानता था कि भाई करंट क्या है, तो वो ये सोचते थे कि जब कोई चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट कंडक्ट होगा, बिना फ्लोइंग चार्ज के करंट कंडक्ट नहीं हो सकता। इन्होंने उसकी करंट की डेफिनेशन को रॉन्ग नहीं बताया कि रॉन्ग डेफिनेशन है ना, सही है। लेकिन उन्होंने कहा कि करंट प्रोड्यूस होने के दो कॉज होते हैं। एक, जब चार्ज फ्लो करे तब भी करंट कंडक्ट करता है, और दूसरा जब चार्ज फ्लो ना करे, कोई चार्ज कैरियर नहीं करे ही नहीं, अब चार्ज हो ही नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएबल होने से या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएबल होने से एक करंट एग्जिस्टेंस में आती है, उस करंट का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो ही डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है। दैट मींस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से एक डिस्प्लेसमेंट करंट बनती है और डिस्प्लेसमेंट करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। यस सर। इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई करंट प्रोड्यूस होने का दो कॉज है, इसीलिए उसे करंट ना कहिए, उसका नाम बस बदल दीजिए आप, सही है वो, उसका नाम कंडक्शन करंट कर लीजिए और इसका नाम कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट करंट। आया? यस सर। और जब एम्पियर जी ने एम्पियर सर्किटल लॉ बनाया था
जब एम्पियर जी ने एम्पियर सर्किटल लॉ बनाया था तो उस समय वो डिस्प्लेसमेंट करंट को नहीं जानते थे, इसीलिए उसमें उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड नहीं किया उस अपने रूल में। तो यही मिसिंग टर्म था उनके में, इनकंसिस्टेंसी थी। एम्पियर सर्किटल लॉ में कमी क्या है, इनकंसिस्टेंसी क्या है कि भाई उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट को इंक्लूड नहीं किया गया। क्लियर है? यस यस सर। सर। और मैक्सवेल ने उसी को कहा कि इसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट उसमें मिसिंग है, तो उन्होंने उस एम्पियर सर्किटल लॉ में मॉडिफाइड करके उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट को और ऐड कर दिया। ठीक है? यस यस सर। तो उसे बोलते हैं मॉडिफाइड मैक्सवेल रूल। और क्यों किया, कैसे किया, वो लंबी कहानी, अब उसको छोड़ देते हैं क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है बेटा, हटा दूं? यस सर। यहाँ समझ में आया? तो यहाँ पे बस एक बात हमने सीखी, यहाँ ध्यान से समझिए अच्छी तरीके से कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2 पॉइंट समझ लीजिए जो काम के हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ने के लिए। फैराडे के अकॉर्डिंग वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड। ये हमारे दोनों सेंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि ये जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। और जब ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तब भी ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होते हैं। ये 2 पॉइंट समझने के लिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ने के लिए। ठीक है नहीं? और ये मैंने समझाया ना वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्यों परपेंडिकुलर होता है, यस सर। है ना? लेकिन इसमें जो मैक्सवेल का कॉन्स्ट्रीब्यूशन है, मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, आइडिया ऑफ बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सिलेबस से रिड्यूस हो गया इस साल, है ना? मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस वो भी रिड्यूस हो गई हैं बेटा, ये सब मैंने छोड़ दिया है। ठीक है नहीं? जो मैंने आपको जरूरी था उतना मैंने पढ़ा दिया। अब हम कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे सिलेबस में है, कल वो रीजन शुरू करेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। लेकिन अगर ये सब नहीं आता है तो उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा। ठीक है? अब ये थोड़ा सा हमें आइडिया आ गया है, तो हम कल इससे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कि कल ही मैं खत्म कर दूं, और थोड़ा हो सकता है कि कल थोड़ा सा रह जाए, तो फिर हमसे परसों कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए, गुड नाइट। थैंक यू सर।